साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जब भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय कोई भी निर्णय देता है, कोई भी आदेश देता है, अपना कोई जजमेंट देता है, तो उसे प्रत्येक कोर्ट को मानना अनिवार्य होता है। कोई भी कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, फैमिली कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, क्रिमिनल कोर्ट हो, उसकी अवहेलना नहीं कर सकता और ना ही उसको नकार सकता है। इसी क्रम में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नए नए जजमेंट इसलिए भी देता है ताकि सीनियर सिटीजन की हिफाजत की जा सके, उनकी सुरक्षा की जा सके। क्योंकि आज का समय ऐसा है कि बच्चे अपने माता पिता को शारीरिक और आर्थिक समर्थन के अभाव में घर से निकाल देते हैं। उन्हें इसलिए घर से निकाल देते हैं क्योंकि वो ना तो कोई शारीरिक श्रम कर सकते हैं और ना ही आर्थिक रूप से बच्चों की कोई मदद कर सकते हैं। वो लोग ये भूल जाते हैं कि किस तरीके से माता पिता ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। तो ऐसे बच्चों को सबक सिखाने के लिए और ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिन्हें उनके बच्चों के द्वारा घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नए नए जजमेंट देता है, नए नए कानून पारित करता है, जिससे ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की रक्षा की जा सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ऐसे जजमेंट बताने वाला हूँ जो कि सीनियर सिटीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनकी जानकारी प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को होनी ज़रूरी है ताकि उनके बच्चे उनको किसी तरीके से परेशान ना कर सके। चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर हो, मेंटेनेंस को लेकर हो, घर में रहने के लिए हो, इन सभी कंडीशनों के अंदर ये जो जजमेंट है ये आपकी काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नए नए जजमेंट देता है ताकि वरिष्ठ नागरिकों की रक्षा की जा सके। ये जो सबसे पहला जजमेंट है ये दिया गया है संपत्ति के लिए। जैसा कि आपको पता है कि संपत्ति होती है 2 प्रकार की। एक होती है अनसेस्टर प्रॉपर्टी, जिसे कहते हैं पैतृक संपत्ति, जो हमें जनरेशन के थ्रू मिलती है। सबसे पहले परदादा, फिर दादा, बेटा, फिर पोता, जो 4 जनरेशन से चली आ रही है उसे कहते हैं अनसेस्टर प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी, जो कोई भी व्यक्ति अपनी खुद की कमाई से उसे खुद खरीदता है। वो संपत्ति उसे वसीयत के थ्रू नहीं मिली, उसे किसी ने गिफ्ट नहीं की, बल्कि उस व्यक्ति ने उसे खुद खरीदी है, तो उसे कहते हैं सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। तो जो आपकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी होती है, जो स्वअर्जित संपत्ति होती है, जो आपने अपनी कमाई से खुद खरीदी है, उसे आप बेचने व गिफ्ट करने, दान करने या उसे ट्रांसफ़र करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं। उसमें कोई भी व्यक्ति किसी तरीके का कोई क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है अनसेस्टर प्रॉपर्टी, जो होती है पैतृक संपत्ति, जो आपको जनरेशन के थ्रू मिलती है, पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है, यानी कि वो संपत्ति आपके पिता के नाम थी और अब आपके नाम आई है, तो आप उसे बेच नहीं सकते। जो आपकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी होती है उसे बेचने के लिए सभी जो खातेदार होते हैं उनकी सहमति अनिवार्य होती है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन दी गई है। ये जजमेंट इसीलिए दिया गया है कि कब आप अपनी पैतृक संपत्ति को, एंसेस्टर प्रॉपर्टी को बिना किसी सहमति के, बिना किसी दूसरे व्यक्ति की कंसेंट के बिना या अपने बच्चों से पूछे बगैर उस संपत्ति को बेच सकते हैं। इसमें जो सबसे पहली कंडीशन आती है वो आती है किसी मुकदमे का निपटारा। यदि आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, उस केस में निपटारे के लिए या उस केस में जो दूसरी पार्टी है उससे समझौते के लिए आपको पैसे की आवश्यकता है और आपके पास रकम नहीं है, आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप उस मुकदमे को निपटा सके, तो ऐसे कंडीशन के अंदर आप अनसेस्टर प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। ये जजमेंट में बताया गया है। यदि आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, आप उसे समझौता करना चाहते हैं, आप उसमें जो है सुलहनामा करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो भी राशि तय की जाती है दूसरी पार्टी और आपके बीच, वो धनराशि आप अपनी ज़मीन को बेच करके पे कर सकते हैं। और इसमें दूसरी कंडीशन होती है, यदि आपको अपने बेटे या बेटी की शादी करनी होती है, तो जब आप विवाह करते हैं अपने बेटे या बेटी का, तो उस कंडीशन में जब आपके पास पैसे नहीं होते, आपके पास रकम नहीं होती, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी आप अपनी एंसेस्टर प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की कंसेंट की, किसी दूसरे व्यक्ति की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा होता है, यदि आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है, आप किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसका इलाज होना काफ़ी ज़्यादा पैसों में संभव है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी यदि आपकी ऐसी स्थिति नहीं है कि आप उस बीमारी का इलाज बिना ज़मीन को बेचे करा सकेंगे, तब भी आप अपनी एंसेस्टर प्रॉपर्टी को, अपनी पैतृक संपत्ति को, जो आपको जनरेशन के थ्रू मिली है, आप उसे बेच सकते हैं। आपको उसमें किसी तरीके के दूसरे व्यक्ति की कंसल्ट की आवश्यकता नहीं होती। इसमें चौथा प्रावधान किया गया है कि यदि आपके ऊपर किसी व्यक्ति का कर्जा है और आपके पास उस लोन को चुकाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी आप अपनी ज़मीन को बेच सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशन दी गई है जो कि संपत्ति के लिए है कि आप अपनी एंसेस्टर प्रॉपर्टी को कब बेच सकते हैं। और ये एक सीनियर सिटीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे उन्हें कह देते हैं कि आप इस संपत्ति को नहीं बेच सकते हमारी कंसेंट के बगैर। तो ऐसा नहीं है, आप जब चाहे अपनी संपत्ति को बेच सकते हैं, केवल एक कंडीशन है आपको मेंशन करनी होती है। दोस्तों, जो दूसरा जजमेंट है वो दिया गया है भरण पोषण के लिए। भरण पोषण कहते हैं कि जब बच्चे आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते,
जो एक व्यक्ति के लिए आम ज़रूरतें होती हैं, रहना पीना खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, दवाइयों का खर्चा, यदि आप कहीं जाना चाहते हैं तो उसका खर्चा, तो ये जो आम ज़रूरतें होती हैं जिससे कि एक व्यक्ति अपना एक आम जीवन जी सके, यदि आपके बच्चे या आपके उत्तराधिकारी आपकी इन ज़रूरतों को पूरा नहीं करते तो आपके पास ये अधिकार है द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के मुताबिक, जो कि सन 2007 में बनाया गया, जिसे कहते हैं वरिष्ठ नागरिक अधिनियम। वो इस बात का प्रावधान करता है कि आप अपने उत्तराधिकारियों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, आप उनसे गुजारा भत्ता मांग सकते हैं यदि वो आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते। तो ये जो जजमेंट है ये मेंटेनेंस के लिए आया है कि कब आप अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो आपके उत्तराधिकारी, आपका बेटा बेटी, आप उनसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। यदि आपका सौतेला बेटा या बेटी है आप उससे भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। और कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि यदि किसी वरिष्ठ नागरिक की कोई संतान नहीं है तो उस व्यक्ति के लिए भी मेंटेनेंस क्लेम हो सकता है, वो व्यक्ति भी गुजारा भत्ता मांग सकता है। वो कैसे गुजारा भत्ता मांगेगा? तो यदि उसके कोई संतान नहीं है, उसका बेटा या बेटी नहीं है, या कोई ऐसा नहीं है कि जो उसको मेंटेन करेगा, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो उसकी संपत्ति को उत्तराधिकार में पाने का अधिकार रखता है। यानी इसका अर्थ क्या है? यदि आपके पास कोई संपत्ति है और आपके कोई संतान नहीं है तो आपके मरने के बाद वो संपत्ति कानूनी रूप से किस व्यक्ति को दी जाएगी, कानूनी रूप से वो संपत्ति किस व्यक्ति के नाम आएगी, उसी व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है कि वो आपको मेंटेन करेगा, आपकी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा। ऐसा करेगा जो एक बेटे का कर्तव्य होता है, तो ये उस व्यक्ति का कर्तव्य होता है। आप उससे भी मेंटेनेंस डिमांड कर सकते हैं। और एक वरिष्ठ नागरिक के लिए कितना मेंटेनेंस तय किया जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि एक वरिष्ठ नागरिक के लिए अधिकतम 10,000 रुपये पर मंथ या प्रति माह का मेंटेनेंस तय किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपने एप्लीकेशन लगाई और 10,000 रुपये आपके बेटे या बेटी या अन्य किसी उत्तराधिकारी से दिला दिए जाए। ये कंडीशन मेंशन होती है। ये कंडीशन ये देखी जाती है कि वो व्यक्ति क्या कार्य करता है, उसकी नौकरी कैसी है, उसका व्यापार कैसा है। लेकिन आपको अधिकतम 10,000 रुपये, यदि उसकी नौकरी अच्छी है तो आपको 10,000 रुपये प्रति माह उससे मेंटेनेंस दिलाया जा सकता है। तो एक वरिष्ठ नागरिक के लिए अधिकतम 10,000 रुपये का मेंटेनेंस तय किया जा सकता है। दोस्तों, तीसरा इसमें प्रावधान किया गया है कि यदि आपका बेटा या बेटी या अन्य कोई भी उत्तराधिकारी जिसे कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि वो आपको मेंटेन करेगा, लेकिन वो कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता और आपको मेंटेन नहीं करता, जब कोर्ट की डिग्री आ जाती है उसके बाद भी, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उस व्यक्ति को सजा हो सकती है। तो यदि वो कोर्ट के आदेश के बाद भी जो मेंटेनेंस होता है उसका भुगतान नहीं करता, आपको मेंटेन नहीं करता, आपको पैसे नहीं भिजवाता, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसे दंडित किया जा सकता है, उसे 1 माह तक के लिए कारावास दिया जा सकता है। यदि वो दोबारा ऐसा करने में सक्षम नहीं होता तो ऐसी कंडीशन के अंदर उस कारावास को 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये प्रावधान किए गए हैं। यदि मेंटेनेंस आपको नहीं दिया जाता, आपके बच्चे आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप इस जजमेंट का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, जो तीसरा जजमेंट है वो भी भरण पोषण के लिए दिया गया है। कई बार ऐसा होता है कि वरिष्ठ नागरिक इस मंशा से, इस एवज में कि हम इस संपत्ति का क्या करेंगे, हमारी एज हो गई है, इस संपत्ति को अपने जीते जी अपने बेटे या बेटी या अन्य किसी उत्तराधिकारी में बांट देंगे, क्योंकि आजकल जो प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक इसी मंशा से अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों में बांट देते हैं कि उनके बीच प्रॉपर्टी को लेकर के कोई डिस्प्यूट ना हो। केवल इसी मंशा से, इसी एवज में वो प्रॉपर्टी को दे देते हैं। लेकिन जैसे ही जो बच्चे होते हैं उनके नाम प्रॉपर्टी आती है और वो होते हैं मोटी बुद्धि के, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो वरिष्ठ नागरिकों की केयर करना बंद कर देते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते, उनको मेंटेन नहीं करते। जैसे उनके नाम संपत्ति आती है उनके हाव भाव बदल जाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है, जिसे कहते हैं द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, उसके तहत सेक्शन 23 में बताया गया है कि यदि कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति को इस एवज में देता है, इस शर्त पर देता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है वो उनका ख्याल रखेगा, लेकिन जैसे ही उसके नाम संपत्ति आती है वो उनका ख्याल रखना बिल्कुल बंद कर देता है। वो उनको मेंटेन नहीं करता, ना उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करता है, ना उनकी आम ज़रूरतों को पूरा करता है, रहना पीना खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, इन सभी का ख्याल नहीं रखता और उन्हें घर से बाहर निकाल देता है। ऐसी कंडीशन के अंदर सेक्शन 23 के तहत वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में जाकर के एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं और एप्लीकेशन के आधार पर वो जो संपत्ति होती है वो वरिष्ठ नागरिकों को वापस दिला दी जाती है। इस जजमेंट में बताया गया कि यदि वरिष्ठ नागरिक प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते समय जो ट्रांसफ़र डीड होती है उसमें इस कंडीशन को मेंशन नहीं कराते कि ये मेरा ख्याल रखेगा, मैं संपत्ति इसको इस एवज में दे रहा हूँ कि ये मेरा ख्याल रखेगा, मुझको मेंटेन करेगा, मेरी केयर करेगा,
मेरी देखभाल करेगा। लेकिन यदि ये इन कंडीशनों का पालन नहीं करेगा, इन स्थितियों का ध्यान नहीं रखेगा, तो ऐसे कंडीशन के अंदर मैं इससे संपत्ति वापस ले सकता हूँ। तो यदि वरिष्ठ नागरिक इस शर्त को मेंशन नहीं कराते, इस कंडीशन को मेंशन नहीं कराते, तब उनकी संपत्ति उनको वापस नहीं दी जाएगी। और इस जजमेंट के माध्यम से सीनियर सिटीजन को ये नसीहत दी गई है, ये चेतावनी दी गई है कि जब भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करे तो उसमें ये कंडीशन मेंशन अवश्य कराए कि यदि मेरा ख्याल नहीं रखेगा तो मैं इससे संपत्ति वापस ले सकता हूँ। तभी जाकर के आपको सेक्शन 23 का लाभ दिया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में वो जो प्रॉपर्टी है वो उसी के नाम रहेगी, आप उसे वापस नहीं ले सकते। तो ये आपके जजमेंट थे जो आपको समझने चाहिए, ताकि आप लोग किसी भी तरीके के झंझट में ना फंसे और आपके बच्चों के द्वारा यदि आपको परेशान किया जाता है तो आप उन्हें सबक सिखा सके। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुँच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आपको विधिक परामर्श, कोई कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, कोई आपकी लीगल प्रॉब्लम है, तो उसका व्हाट्सअप स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।